तिलक, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर आंबेडकर और विठलराव विखे पाटिल की ये भूमि को मैं मन से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं आज सहकारिता क्षेत्र में कुछ गिने चुने राज्य अच्छा कर रहे हैं, उसमें से एक महाराष्ट्र है और यहां सहकारिता सालों पुरानी है। राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराजों ने काश्तकारों के लिए एक सहकारी संस्था का निर्माण किया और सहकारी बैंक की भी शुरुआत 100 साल के पहले करी थी। उसके भी पहले कोऑपरेटिव ये महाराष्ट्र का स्वभाव रहा है और महाराष्ट्र ने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में सबसे अच्छे काम करने वाले राज्यों में से एक राज्य बनने की ख्याति पूरे देश भर में महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव कार्यकर्ताओं ने प्राप्त की है। पूरे देश भर में सहकारिता की नींव डालने वाले 4 लोगों के नाम दें तो इसमें विठलराव विखे पाटिल, धनंजयराव गाडगिल, श्री वैकुंठ भाई मेहता और गुजरात में अमूल की स्थापना करने वाले त्रिभुवन भाई पटेल। ये सभी लोग पुराने मुंबई राज्य के कभी न कभी रहने वाले लोग थे और यहीं से सहकारिता को पूरे देश भर के अंदर, हालांकि कर्नाटक, बंगाल और तमिलनाडु में भी सहकारिता एक सदी पुराना आंदोलन है, मगर जो बड़ा योगदान रहा, जिस गति के साथ, तेजी के साथ और ग्रासरूट लेवल तक सहकारिता को पहुंचाया, उसमें से एक महाराष्ट्र राज्य है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, आप सामने, सबके सामने इसलिए उपस्थित हूं, मैं भी सहकारिता से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा हूं। सालों से, लगभग 30 साल से ज्यादा समय से सहकारी क्षेत्र में मैंने काम किया है। सबकी मांग सालों से हुआ करती थी कि सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग किया जाए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसको सिर्फ एक जॉइंट सेक्रेटरी हेड करे वो कभी भी नहीं चल सकता। मगर नहीं था। 19 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए, तभी सहकारिता के सारे प्रश्नों पर फोकस हो पाएगा। और मेरा सौभाग्य है कि देश का सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का भाग्य मेरा ही आया और मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने सहकारिता को केंद्र और राज्य दोनों के कार्यक्षेत्र में जरूर रखा है, मगर मुख्यत्वे सहकारिता राज्यों का विषय है। सहकारी क्षेत्र की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उसको केंद्र का सब्जेक्ट बनाया गया है, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र एक राज्य से बड़ा है। आज किसी भी अर्थशास्त्री से चर्चा करते हैं और कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो थोड़ा चेहरा इधर उधर करके कहते हैं इससे क्या होगा। मैं आज सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत का चीनी उत्पादन का 31% उत्पादन आज भी सहकारी चीनी मिलों से होता है, 31%। दूध की खरीदे के दूध के 16% सहकारी संस्थाओं से होता है, जो कॉमर्शियल से कई गुना ज्यादा है। बाकी खुदरा व्यापार होता है, 70% से ज्यादा खुदरा व्यापार होता है। गेहूं की खरीदी देश भर में 13% कोऑपरेटिव्स करते हैं। धान की खरीदी, चावल की खरीदी 20% कोऑपरेटिव करते हैं और देश में उत्पाद होने वाला उर्वरक, खाद, इसका 25% आज कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामीण जगत की अर्थव्यवस्था को अगर बहुत बड़ा थ्रस्ट सहकारिता का न हो तो ये अर्थव्यवस्था इतनी पनपी न होती, बड़ी न होती।
कई सारे क्षेत्रों में अर्बन बैंकिंग की सुविधाएं और शेड्यूल बैंक भी बने, मल्टी स्टेट बैंक भी बने, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों का एक बहुत बड़ा जाला हमारे देश के अंदर फैला है और एक एक सदी पुरानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां हैं, एक एक सदी 125 साल पुरानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं और ये सब ने इस देश के नीचे तबके के नागरिक के आर्थिक विकास को बल दिया है। इसलिए कोऑपरेटिव आज इरिलेवेंट हो रहा है। ये लोगों को मैं बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं कि आज भी कोऑपरेटिव इरिलेवेंट नहीं है और आने वाले एक दशक के बाद कोऑपरेटिव सबसे ज्यादा रिलेवेंट सेक्टर बनकर रहने वाला है। क्योंकि अभी जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, परंतु महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। देश में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें से 2 लाख अकेले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 67% देश की सोसाइटीज महाराष्ट्र में, पशुधन समितियां 35%, चीनी सहकारी समितियां चीनी की 27%, मार्केटिंग की 16%, मत्स्य उद्योग की 14% और फूड प्रोसेसिंग की 11% यहां पर है। और सबसे बड़ी बात है 2217 पैक्स महाराष्ट्र के अंदर है और शहरी बैंकों की संख्या महाराष्ट्र में 490% है, 490 है, जो देश की टोटल संख्या का 32% है। और बैंकों की शाखा का जहां सवाल है 6529 शाखाएं हैं, जो देश की टोटल शाखाओं के 60% होता है। तो महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट है, जो देश का 62% कोऑपरेटिव का डिपॉजिट का 62% होता है। तो एक बहुत बड़ा बेस महाराष्ट्र के अंदर आया है। मैं जो समस्या की बात करी है श्री राम जी ने, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, मगर मोदी जी ने एक बड़े विजन के साथ सहकार से समृद्धि, देश के ग्रामीण क्षेत्र की, देश के सेमी अर्बन क्षेत्र की और देश के अर्बन क्षेत्र की समृद्धि कोऑपरेटिव के माध्यम से और बढ़ाई जाए, इस उद्देश्य से कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन किया। उसके बाद हमने कोऑपरेटिव के दृष्टि से देश का पूरा एक मैपिंग किया है, डेवलप स्टेट्स, डेवलपिंग स्टेट्स और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स, और इसको अलग तरीके से एक सेक्टर की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने प्रयास किया है। मित्रों, एक जमाने में डेवलपमेंट के लिए एक सूत्र था मास प्रोडक्शन का, मगर 160 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सिर्फ मास प्रोडक्शन से नहीं होगा, मास प्रोडक्शन बाय मासिस, ये सूत्र जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी बेरोजगारी की समस्या और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मास प्रोडक्शन जरूरी है, मगर इतना ही जरूरी प्रोडक्शन बाय मासिस, बहुत सारे ज्यादा लोग मिलकर उत्पादन के क्षेत्र में जुड़े और बहुत बड़ा उत्पादन करें, यह भी इतना ही जरूरी है। एक प्रकार से हमने इस दिशा में बहुत बड़ा एफर्ट्स कर आगे बढ़ा है। मित्रों, मैं कुछ प्रमुख चीजें हुई है वो जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप इसको नीचे परकोलेट नहीं करोगे, सहकारिता क्षेत्र का आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले यहां पर बहुत सारी समस्याएं कही, मगर जब तक कोऑपरेटिव में बेसिक प्राइमरी सोसाइटी को मजबूत नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव मजबूत नहीं होती। तो बेसिक प्राइमरी सोसाइटी कितनी आती है? तो एक
पैक्स आएगी जो कृषि में ऋण देने का काम करेगी। इसके बाद में ग्रामीण डेयरी आएगी जो उसके बाद में जिला डेयरी से जुड़ती है और फेडरेशन से जुड़ती है। उसके बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। पैक्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आएंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आएंगे और नाबार्ड तक लिंक होंगे। तो हमने सबसे पहले पैक्स को मजबूत करने का काम किया। 63,000 करोड़ रुपए से व्यय से पूरे पैक्स जितने भी 63,000 काम करने वाले पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, उसका कंप्यूटराइजेशन करने का काम निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और ये काम द्रुत गति से, स्पीड से चालू हो गया। ये होते ही सारे देश भर के 63,000 पैक्स एक ही सॉफ्टवेयर से चलेंगे। वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट बैंक से जुड़ेगी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड से जुड़ेगी। और पैक्स का ऑडिट ऑनलाइन हो पाए, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की निर्मित की है। इसके साथ साथ हमने पैक्स के नए बायलॉज, मॉडल बायलॉज बना के राज्य सरकारों को भेजा। मैं एकनाथ जी शिंदे और सावे जी को विनंती करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ने तो इसमें तुरंत ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये जो नए बायलॉज हमने भेजे हैं उसको ऑनलाइन भी रखा था, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। ये बायलॉज के अंदर पैक्स अब सिर्फ कृषि धिराण का काम नहीं करेंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 योजनाओं की डिलीवरी गांव में करने का पैक्स करेगा। किसी किसान को 7 बार का उतारा चाहिए तो वो पैक्स से मिल जाएगा। जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना है, पैक्स कर देगा। मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना है, पैक्स कर देगा। गांव में बैंक नहीं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा उठाना है तो बैंक मित्र का काम भी पैक्स करेगा। भंडारण का काम, स्टोरेज का काम भी पैक्स करेगा। गैस की एजेंसी भी पैक्स ले पाएगा। इसके साथ साथ नल से जल का जो काम हो रहा है, इसके जल वितरण और मेंटेनेंस का काम भी पैक्स कर पाएगा। ढेर सारे कामों को पैक्स के अंदर जोड़ने का काम किया है। और हमारे यहां सबसे बड़ी तकलीफ थी कि पैक्स वायबल नहीं होते थे। वायबल इसीलिए नहीं होते थे कि पहले तो पैक्स अपना मुनाफा तय कर सकता था, मगर अब नाबार्ड ने गाइडलाइन इश्यू कर दी, एग्रीकल्चर फाइनेंस में आप 0.5% से ज्यादा रख नहीं सकते हो, 1% से ज्यादा रख नहीं सकते हो। 0% फाइनेंस शुरू हो गए तो पैक्स का खर्चा कहां से निकलेगा? तो पैक्स को वायबल बनाने के लिए पैक्स जो एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करेगा, डेयरी जो डेयरी के साथ जुड़ेगी और पशुधन जिनके पास है उनका दूध का संग्रह करके डिस्ट्रिक्ट डेयरी को भेजेगी, और मत्स्य उत्पादन वाली कोऑपरेटिव, ये तीनों एक ही संविधान के अंदर ये मल्टी डायमेंशनल पैक का जो मॉडल बायलॉज बनाया है, इसके साथ जुड़कर ये पैक्स को वायबल बनाएंगे। और इसके अलावा पैक्स के साथ 30 प्रकार के अलग अलग काम भी हमने जोड़ दिए हैं जो पैक्स को वायबल बनाएंगे। अब पैक्स को वायबल बना के पैक्स की संख्या 63,000 रहती है, तो पैक्स इस देश के ग्रामीण जीवन में कभी भी अपना प्रभाव खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोऑपरेटिव का चित्र लंगड़ा है। कहीं बहुत अच्छा है, कहीं जीरो है, कहीं बीच के स्तर पर है। समग्र देश के अंदर कोऑपरेटिव को बढ़ाना है तो हमने अभी 3 दिन पहले देश की कैबिनेट में एक निर्णय दे दिया है कि मल्टीपर्पस पैक्स हैं। हर पंचायत में 3 साल के अंदर हम पैक्स को रजिस्ट्रेशन करेंगे। 2 लाख नए पैक्स भारत सरकार, राज्य सरकार को साथ में लेकर नए बनाएंगे। अब 65,000 पैक्स बने हुए हैं और 2 लाख पैक्स नए बनेंगे, तो देश की हर पंचायत पैक्स से युक्त हो जाएगी। अभी सबसे बड़ा हर्डल क्या है? क्यों पैक्स नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि एक गांव में अगर पैक्स वायबल नहीं रहा और डिफंग हो गया तो दूसरा पैक्स नहीं हो सकता। हमने मॉडल बायलॉज में प्रोविजन किया है कि पैक्स अगर 3 साल तक अपनी बैलेंस शीट ऑडिट नहीं करा सकता तो इसके लिक्विड 90 डेज नोटिस के बाद इसके लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नया पैक्स उसका स्थान ले लेगा। यू कैन रजिस्टर न्यू पैक्स इन दैट विलेज।
तो इससे अब तरलता भी बढ़ेगी, संख्या भी बढ़ेगी, और जिन्होंने पैक्स को डुबाया है वो नए पैक्स में ऑटोमेटिकली मेंबर नहीं रह पाएंगे। तो इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नए सारे पैक्स भी कंप्यूटराइज होंगे, उसका ऑडिट ऑनलाइन होने वाला है, और ये सारी चीजों का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर डाल दिया है। पैक्स को हम सीएससी का भी काम दे रहे हैं, और ये सब करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम किया है, जिसका 80% पश्चिम बंगाल छोड़कर बड़ा बड़ा सब काम समाप्त हो गया। कौन से गांव में कितनी सहकारी समिति है आज मेरे लैपटॉप पर टिप पर है। अर्बन बैंक कितने हैं, कहां पर है, इसका कार्यक्षेत्र कितना है वो भी है, कितना ओवरलैपिंग है वो भी है, क्रेडिट सोसाइटी कितनी है वो भी है, पैक्स कितने हैं, डेयरी कितनी है, मछुआरा समिति कितनी है, हाउसिंग की कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सारे पैक्स का एक डेटा कंप्यूटराइज बना दिया है, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहां पर भी है, स्टेट रजिस्ट्रार के वहां पर भी है, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जिसके आधार पर हम कोऑपरेटिव को बढ़ाने का काम कर पाएंगे, ड्राई एरिया को ढूंढने का काम कर। और ये सबको अगर एक पुख्ता आधार देना है तो एक सहकार नीति बनानी पड़ेगी। नई सहकार नीति बनाने के लिए सुरेश प्रभु जी के अध्यक्षता में हमने एक समिति बनाई है, जो कुछ ही महीनों में नई सहकार नीति का मसौदा लेकर आएगी, जिसको सुझाव के लिए आपके सामने रखा जाएगा। सारे सुझाव इनकॉर्पोरेट करने जैसे जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर कर एक नई सहकार नीति जो 20 साल की सहकारिता की दिशा को तय करेगी, इसको भी ले आएंगे। अब सहकारिता को इतना सारा बढ़ाएंगे, अर्बन बैंक के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हमारी, ये सब बढ़ाएंगे तो मैन पावर कहां से आएगा। इसलिए हमने सहकारिता के लिए मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटी बनाने का तय किया है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर पैक्स के लिए भी ट्रेन मैन पावर मिलेगा, अकाउंटिंग का भी मिलेगा, बैंकिंग का भी मिलेगा, मार्केटिंग का भी मिलेगा, स्टोरेज का भी मिलेगा, और डेयरी के कोऑपरेटिव और चीनी मिल के कोऑपरेटिव के लिए भी ट्रेन मैन पावर मिलेगा। तो ये सहकारिता यूनिवर्सिटी आगे जाकर पूरे देश भर में मैन पावर, ट्रेन मैन पावर देने का काम करेगी। और अभी सभी राज्य सहकारी संघों के तत्वाधान में जो शिक्षा की व्यवस्था है, इसको हम ये सहकारी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ देंगे, और हर जिले में इसका एक एक्सटेंशन शुरू होगा। ज्यादातर कोर्सेज ऑनलाइन होंगे, और कुछ कोर्सेज जो स्पेशलाइज कोर्सेज है वो कक्षा में बैठकर भी पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ जो अभी कर्मचारी है उसके अपग्रेडेशन के लिए भी हमने इसमें बहुत सारे कोर्स की रचना की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी को अभी का जो उसका लेवल है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2025 के पहले हम इसकी साइज 3 गुना से ज्यादा बढ़ाएंगे, और उसके कार्यक्षेत्र को भी बढ़ाएंगे, जिसमें मीडियम टर्म फाइनेंस भी होगा सीधा किसान को। नील सहकार मत्स्यकी के लिए हमने शुरू की है, डेयरी सहकार डेयरी के लिए चालू करी है, और पैक्स के लिए भी एक सीधे फाइनेंस की योजना, क्योंकि पैक्स भंडारण के लिए एक स्टोरेज बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, गैस की एजेंसी लेगा, तो वर्किंग कैपिटल भी एनसीडीसी को फाइनेंस कर पाएंगे। हम ढेर सारे नए सुझाव और नए सुधार एनसीडीसी में लेकर आना चाहते हैं। एक कैरिड गारंटी फंड ट्रस्ट में भी सदस्य ऋणदाता संस्थान बना रहे हैं, जो सरलता से आपका एबीसी ग्रेडेशन कर कर आपको ऋण लेने में सहायता करेगी। जेम पोर्टल पर बड़ी पारदर्शिता से खरीद फरोख्त सरकार कर रही है, अरबों खरबों रुपया का मटेरियल हर सप्ताह खरीदा जाता है, परंतु इसके अंदर कोऑपरेटिव की एंट्री नहीं थी। अभी मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय किया है कि कोऑपरेटिव को इसके अंदर लेंगे, और भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गांव के अंदर ही गोडाउन बनाने का पैक्स को हम अधिकार देंगे, जिसके तहत सस्ता सरकार जो गेहूं और चावल खरीदेगी या और कोई भी क्रॉप खरीदेगी, गांव में ही स्टोर होगा, और फिर वो सस्ता अनाज की दुकान से वहीं चला जाएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का सवाल ही नहीं आएगा, और पैक्स को पैसा मिलेगा, पैक्स वायबल होंगे। हमने
एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी, मेरी भी थी, कि सहकारिता क्षेत्र के साथ अन्याय किया जा रहा है। सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स के मामले में एट पार लाने का काम अब पूरा हो चुका है। आप ध्यान से देखे होंगे तो हमने 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से कम कर 7% कर दिया है। मैट में 18.5% से कम कर 15% किया। अब जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पैक्स आएंगे उसके टैक्स को 33% से कम कर 17% पर लाने का काम इस बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत राहत देने के लिए भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है और इसके साथ साथ पैक्स और कृषि रिलेटेड क्रेडिट सोसाइटी और डेयरियों की नकद जमा राशियों को 10,000 तक सीमित था, उसको 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया प्रति सदस्य करने का काम किया है। पहले इस पर टैक्स लग जाता था, अब आप 2 लाख रुपया तक एक सदस्य से जमा कर सकते हैं। ये बहुत बड़े दूरगामी परिवर्तन लाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। स्रोत पर कटौती, एट सोर्स जो काटा जाता था 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया हर साल का कर दिया गया है। और सबसे बड़ी राहत चीनी सहकारी मिलों को देने का काम किया है। गन्ने का मूल्यों के भुगतान पर जो अतिरिक्त आयकर देना पड़ता था, इसको फ्यूचर के लिए तो पहले ही हम माफ कर चुके थे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर 10,000 करोड़ रुपया का देय राशि था, उसको भी माफ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और चीनी सहकारी मिलों का ये समस्या लगभग 20 साल से चल रहा था। मैंने फाइल देखा है, बहुत बार हमारे सहकारी कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया मगर विफलता मिली थी। इस बार नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ा हृदय रखकर 10,000 करोड़ का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स सुधार किया है। नॉर्मली इनकम टैक्स का सुधार कभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होता है। मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूं, मैंने 15 बजट तो लास्ट 15 बजट बहुत ध्यान से पढ़े हैं। पहली बार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स में किसी को फायदा मिला है तो कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिला है। ये वास्तविकता हमने क्या। इसके साथ साथ हमने 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल के तर्ज पर भारत सरकार बनाने जा रही है, जिसमें बीज उत्पादन कोई भी 2.5 एकड़ का किसान करना चाहता है तो वो कोऑपरेटिव के माध्यम से कर पाएगा। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आपके पास 10 हेक्टेयर मिनिमम भूमि हो। 2.5 एकड़ का किसान भी अब बीज उत्पादन कर पाएगा और उसका बीज एक ही ब्रांड के लिए भारत ब्रांड के तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लेगी और इसका मुनाफा सिर्फ 1% मुनाफे में से रखकर पूरा का पूरा मुनाफा पैक्स के माध्यम से वो छोटे किसान के पास पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खेती तो बढ़ रही है मगर प्रोडक्ट का दाम नहीं मिलता है और अगर ऐसे ही चला तो जाली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने वाले ऑर्गेनिक की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देंगे। इसलिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी बनाएंगे जो भूमि का भी परीक्षण करेगी, उत्पाद का भी परीक्षण करेगी, उसके पास से मटेरियल भी ले लेगी, एक ही ब्रांड नेम से विश्व के बाजार में बेचकर जो मुनाफा आएगा वो किसान को वापस देने का काम करेगी। इससे मेरी बात याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती की भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और अभी किसान को निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो किसान को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सपोर्ट हाउस किसान को एंट्री नहीं करता है। उसके पास 16 टन माल तो होता नहीं, कंटेनर पैक नहीं है तो वो नहीं लेंगे। तो किसान व्यापारी को देता है, व्यापारी बड़े व्यापारी को देता है, बड़ा व्यापारी एक्सपोर्ट हाउस को देता है और मुनाफा एक्सपोर्ट हाउस के पास चला जाता है। हम एक कोऑपरेटिव बेस पर मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट हाउस बनाने जा रहे हैं जो पैक्स के माध्यम से किसान का प्रोडक्ट सीधा ही ले लेगा
और उसको एक्सपोर्ट करके इसका जो मुनाफा है वो पैक्स के माध्यम से किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जमा हो जाएगा। छोटे से छोटा किसान अपना प्रोडक्ट दुबई के बाजार में अपनी सब्जी बेच पाए, इस प्रकार की व्यवस्था। पैक्स को एफपीओ का स्टेटस देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है। अब पैक्स अपने आप को एफपीओ नाटे रजिस्टर कर सकते हैं। तो एफपीओ को आज जितने फायदे मिल रहे हैं आयकर के और वर्किंग कैपिटल के, सारे फायदे पैक्स को मिल पाएंगे, जिससे एफपीओ का काम हमारे 63,000 पैक्स अगर कर पाते हैं तो बहुत बड़ा काम। मित्रों, ये मैंने एग्रीकल्चर रिलेटेड जो हमारे कोऑपरेटिव है इसके लिए जो हमने किया है, इसके लिए मैं आज जैव इथेनॉल कार्यक्रम की भी जरूर बात करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे गन्ना मिल से जुड़े हुए कोऑपरेटिव लीडर्स हैं और भारत सरकार ने तय किया है 2015 में कि हम 2025 तक 20% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करेंगे और 2022 तक का एक मिड टर्म लक्ष्य रखा था कि नवंबर 2022 में 10% तक पहुंचेंगे। मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि नवंबर की जगह सितंबर एंड में हम 10% मिक्स करने का सफलता से काम समाप्त हो गए। आज 12% हो रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और तो तेल के आयात कम होने से 10% कम हो गए। आप समझिए, 10% कम होने से हमारा व्यापार घाटा खत्म हुआ है। ये 10% किसके पॉकेट में गया? तो कोऑपरेटिव चीनी मिलों के पॉकेट में गया, इसके माध्यम से किसान के पॉकेट में गया। और इथेनॉल परियोजनाओं के निर्माण में 2 लाख करोड़ के निवेश तक 2 लाख करोड़ के निवेश तक सिर्फ 6% इंटरेस्ट आपको पे करना है। बैंक आपको 6% पर नया लोन देगी। ये बहुत बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और लगभग 41,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को हमने बचाया है। बहुत सारी सहकारी चीनी मिलें इससे वायबल हुई है और 41,500 करोड़ में से लगभग 40,600 करोड़ रुपया किसान की पॉकेट में वापस गया है। ये बहुत बड़ा काम हमने किया है। लगभग 10% मिक्सिंग से ही 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अब पर्यावरण की भी सोचिए, 27 लाख टन, और जिस दिन 20% हो जाएगा ये 41,000 करोड़ 80,000 करोड़ हो जाएगा और 27 लाख टन जो है वो 54 लाख टन कार्बन उत्सर्जन समाप्त होगा। अभी एक प्रश्न, ये हर्षवर्धन मेरा सर खा जाता है हमेशा। एक प्रश्न है कि इथेनॉल के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है क्योंकि अभी हालत कुछ चीनी कोऑपरेटिव चीनी मिलों की खस्ता हालत है। पहले तो एनसीडीसी ने एक फैसला ले लिया, महाराष्ट्र की सारी चीनी मिलों को हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार के थ्रू फाइनेंस करेंगे और आरबीआई चीनी सेक्टर कोऑपरेटिव चीनी सेक्टर के नॉर्म्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर उनको सरलता से ऋण मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। इसके साथ साथ एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था भी की है। तो तेल कंपनी सीधा लोन देने वाली बैंक को आपका पेमेंट भेज देगी, आपका उत्पादन का खर्च आपके अकाउंट में आ जाएगा और मुनाफा जो है सीधा तेल उत्पादन कर बैंक जिसने लोन दिया है इसके पर चला जाएगा। और इथेनॉल पर जीएसटी जो 18% था उसको कम कर 5% कर दिया गया है, जिससे भी चीनी मिलों की वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होगा। मित्रों, बहुत सारे सेक्टर में हमने इनिशिएटिव लिए हैं। डेयरी में इनिशिएटिव लिए, मैंने बताया 2 लाख नई डेयरियां बनेगी। मछुआरा समिति के लिए समंदर में गहराई पर जाने कर बड़े जहाज उनको एनसीडीसी फाइनेंस करने की शुरुआत कर रही है। इसके चिलिंग प्लांट और इसके प्रोसेसिंग प्लांट भी एनसीडीसी के माध्यम से लगभग 23 दरखास्तें हमारे पास है, उसको भी हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। और हर पैक्स को डेयरी, मछुआरा समिति जहां समंदर या बड़ा डैम है या बड़ा सरोवर है वहां पर, और पैक्स, ये तीनों को एक कर मजबूती के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जहां तक क्रेडिट सोसाइटियों का, अर्बन बैंक का और
डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का सवाल है, काफी कुछ करना अभी बाकी है। आरबीआई से हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो समस्या श्री राम जी ने कही कि ब्रांचेस नहीं खोलने देते, नए लाइसेंस नहीं मिलते, ये सारी समस्याएं पाइपलाइन में है। हम निश्चित रूप से कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अन्याय न हो, ये जल्द से जल्द सुनिश्चित करेंगे। मुझे मालूम है प्रॉब्लम क्या है, मगर हमने साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। वो ही सोचेंगे तो नहीं चलेगा, प्रॉब्लम क्यों है वो भी हमने सोचना पड़ेगा। मैं थोड़ा आज कटु बात भी कर लेता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की ही मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र में आया हूं, 202 कोऑपरेटिव शुगर मिल थी, आज 101 बच गई है। ऐसा क्यों हुआ? हमने भी आत्मचिंतन एज अ सेक्टर करना पड़ेगा भाई। 22 निजी चीनी मिले थी प्राइवेट, अब बढ़कर 93 हो गई। हमारा स्पेस खा गए वो, क्यों हुआ है? मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप सब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो, प्रॉब्लम आपको भी मालूम है, मगर हमने सोचना पड़ेगा। जब विश्वास उठ जाए ऐसा हम बर्ताव करेंगे तो विश्वास कोई नहीं करेगा। हमने भी हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, सोलापुर, नागपुर, कोल्हापुर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले, और आज बहुत कम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इसको जरूर रिवाइव करना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, मगर आपने भी अच्छा चलाना चाहिए। इस विषय में आप मेरे साथ रहिए तो भाई साहब वर्षा होकर निश्चित रूप से सहकारी क्षेत्र अच्छा चलेगा। अगर हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और सभी सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो सहयोग कोई नहीं देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के सारे नॉर्म सब एक्सेप्ट किए, उनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मदद करनी ही चाहिए और जरूर करेंगे। परंतु हमने ये भी तो देखना पड़ेगा, कितने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डूब गए, पुणे के ही रूपी कोऑपरेटिव बैंक डूब गई। हमने ध्यान में रखना चाहिए भाई, ये व्यवस्थाओं को सुधारने का काम भी आत्मचिंतन कोऑपरेटिव सेक्टर ने करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा कटु बात करना नहीं चाहता। आप कहोगे कि मंत्री पहली बार यहां में एडवाइस देने लगा, ऐसी बात नहीं है। हमें सेक्टर को उठाना है तो हमें मजबूती के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है। यहाँ वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला इंस्टीट्यूट है। एक कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। यहाँ पर एक पुणे के अंदर वैकुंठ भाई मेहता के नाम पर इंस्टीट्यूट भी चलता है। ढेर सारी अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज भी महाराष्ट्र में है। कोऑपरेटिव सेक्टर के नाते हमने भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वहन करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों ओर से काम होगा। परंतु मैं आपको कोई कंडीशन लगाकर नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर करना चाहता हूं, जो अच्छा नहीं चलाएंगे उनको अब मतदाता बदल देंगे, क्योंकि यहां चुनाव होता है। मगर हमने अच्छे से चलाना चाहिए और अब कोऑपरेटिव सेक्टर को कोई अन्याय नहीं कर सकता, इतना मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। नरेंद्र भाई ने कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाकर सहकार से समृद्धि का जो सूत्र दिया है, मैं आपको बताता हूं कि एक बार ये 2 लाख नई पैक्स बन जाए, एक बार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के रास्ते के हर्डल दूर हो जाए, एक बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अच्छे से काम करते हो जाए, तो कोऑपरेटिव सेक्टर के ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि सहकारी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को साथ में रखकर, राज्य सरकारों को साथ में रखकर, क्योंकि मुख्य जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की आती है, कोऑपरेटिव स्टेट का सब्जेक्ट है। हम तो एक नोडल एजेंसी के नाते एक मॉडल व्यवस्थाएं खड़ी कर आपको इम्प्लीमेंटेशन के नाते भेज सकते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी सावे जी की है। मगर मुझे भरोसा है कि हम सब सहकार के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता इकट्ठा होकर सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को
निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और दुनिया भर के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि कोऑपरेटिव से ग्रामीण क्षेत्र का कल्याण हो सकता है, अर्बन सेमी अर्बन क्षेत्र का कल्याण हो सकता है। इसका भारत दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी को फिर से एक बार, मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए आपकी क्षमापना मांगकर, माफी मांगकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।